नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मिश्रा और मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल माई पाठशाला में और पाठशाला रेलवे एग्जाम में। रोज की तरह आज भी आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ गया हूं और आपको ये बात याद रखनी है कि जो आपका करंट अफेयर्स है वो मंडे से लेकर सैटरडे को आता है और संडे को आपका करंट अफेयर्स नहीं आता। कल वाले वीडियो पे जो मैंने आपको एक लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उसे देखेंगे तो आपको पूरे मई का जो भी करंट अफेयर्स है वो आपको पूरा पीडीएफ के फॉर्म में वहां पर मिल जाएगा। तो फिलहाल शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। तो तारीख है 2 जून। भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, ये भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल है। हाल ही में ये किस मिनिस्टर द्वारा यानी किस मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया? आइडिया आपको लग ही गया होगा कि पोर्टल, वेबसाइट, ये सब सारी चीजें आपकी सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी होती हैं। और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री वर्तमान समय में कौन है, आगे पता चल जाएगा। चलिए, लेकिन उससे पहले न्यूज देखते हैं। तो अभी हाल ही में फोर्ब्स ने क्या किया है कि विश्व के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की एक सूची जारी की है, जिसमें ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेल हो या फीमेल, दोनों ही रैंकिंग में आपके टेनिस खिलाड़ी हैं। फीमेल रैंकिंग की बात की जाए तो इस बार सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है जापान की नाओमी ओसाका, जिन्होंने सेरेना विलियम्स को पीछे छोड़ दिया है। सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली जो टेनिस खिलाड़ी रही हैं वो जापान की नाओमी ओसाका रही। जबकि फोर्ब्स पत्रिका के मुताबिक स्विट्जरलैंड के टेनिस खिलाड़ी और 20 ग्रैंड स्लैम विजेता रोजर फेडरर इस सूची में पहले स्थान पर आए हैं। मेल सूची में फेडरर की कुल जो वार्षिक कमाई रही है वो 106.3 मिलियन डॉलर यानी कि 800 करोड़ रुपए रही है। 1990 के बाद इस सूची में शीर्ष पर पहुंचने वाले वो पहले टेनिस खिलाड़ी हैं। इस सूची में फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो 105 मिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर, जबकि लियोनेल मेसी जो कि पिछले साल पहले स्थान पर थे, इस समय वो तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। तो हाल फिलहाल नेमार 95.5 मिलियन डॉलर और अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी लेब्रॉन जेम्स शीर्ष 5 में शामिल हैं। इस सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली है। इस सूची में शामिल होने वाले क्रिकेटर विराट कोहली एकमात्र भारतीय हैं। फोर्ब्स ने उन्हें 66वें स्थान पर रखा है। उनकी कुल वार्षिक कमाई 26 मिलियन डॉलर यानी कि 196 करोड़ रुपए, और जबकि कोहली जो है वो 2019 की इस सूची में 100वें और 2018 में 83वें स्थान पर रहे थे। जबकि देखा जाए तो कोहली जो मेन कमाई रही है, जो उनकी मेन इनकम रही है, वो उनके ब्रांड प्रमोशन और एंडोर्समेंट के जरिए हुई है, जबकि 2 मिलियन डॉलर जो है वो उन्हें सिर्फ और सिर्फ वेतन के तौर पर मिले हैं। चलते हैं फिर अगली जानकारी की तरफ, जिसमें से 24 मिलियन डॉलर जो है वो उनको ब्रांड एंड एंडोर्समेंट के जरिए मिले हैं, जबकि जो उनका वेतन है, मतलब क्रिकेट के तौर पर वो जो कमाते हैं, वो केवल 2 मिलियन डॉलर रहा है। तो सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 लोगों की सूची में शामिल हुए हैं। पहले स्थान पर रोजर फेडरर टेनिस खिलाड़ी हैं, 1990 के बाद पहली बार आए हैं। लियोनेल मेसी जो पिछले साल शीर्ष पर थे, वो इस बार तीसरे स्थान पर चले गए हैं। अर्जेंटीना के फुटबॉलर हैं। और विराट कोहली शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय क्रिकेटर हैं। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो है वो सड़कों के विकास के लिए हर्बल सड़क के रूप में करने वाली है। उत्तर प्रदेश के अंदर 800 किलोमीटर की जो सड़कें होंगी, उनके किनारे किनारे यानी कि सड़कों के दोनों छोर पर ऐसे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जो जड़ी बूटी और औषधियों से परिपूर्ण होते हैं, जैसे कि नीम, अशोक, आपका सहजन, इस तरह के पेड़ लगाए जाएंगे वहां पर। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के 800 किलोमीटर लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी। इन सड़कों की विशेषता यह होगी कि इनके दोनों ओर औषधि और जड़ी बूटियों के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। इन हर्बल सड़कों के किनारे पीपल, नीम, सहजन जैसे आयुर्वेद में वर्णित वृक्षों के साथ ब्राह्मी, अश्वगंधा और जेट्रोफा जैसे जैविक पौधे भी लगाए जाएंगे। जेट्रोफा का नाम आपने सुना होगा। इसको बायोफ्यूल, इसके बीज का प्रयोग जो है वो बायोफ्यूल यानी कि जैव ईंधन बनाने के किया जाता है। यह 800 किलोमीटर की सड़कें प्रदेश से गुजरने वाले राष्ट्रीय और राजमार्गों पर स्थित होंगी। लोक निर्माण विभाग इन हर्बल सड़कों के किनारे रेन वाटर रिचार्जिंग सिस्टम को लगाएगा ताकि भूजल के स्तर को भी बढ़ाया जा सके। उत्तर प्रदेश में जो भूजल का स्तर है वो लगातार काफी तेजी से गिर रहा है, और ऐसे में यहाँ पर ये जो हर्बल सड़क होगी वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मदद पहुंचाने वाली है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश अभी हाल के कुछ महीनों में जो चर्चा में रहा है वो इन वजहों से रहा कि हिंदी वाली स्लाइड इसके बाद है, लेकिन हम लोग इंग्लिश में डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको हिंदी में बोलता जाऊंगा, आपको समझ में आता जाएगा। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव जो है ये आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित किया गया था, और इसकी जो थीम रही थी वो रही थी फिट यूथ फिट इंडिया, यानी कि युवा फिट तो भारत फिट। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पहला स्टेट है जिसने CAA यानी कि आपका नागरिकता संशोधन विधेयक आने के बाद
प्रवासियों को शॉर्टलिस्ट किया है नागरिकता के लिए। सेकेंड फेज इंद्रधनुष मिशन का, सघन इंद्रधनुष मिशन जो है ये 2.0 जो कि आपके सघन टीकाकरण से संबंधित है। इसका दूसरा चरण जो है ये उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया। इस बार एसएससी सीजीएल के टियर 1 में ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया था कि इंद्रधनुष 2.0 का जो शुरुआत किया गया है वो किस राज्य से किया गया, तो ये उत्तर प्रदेश से किया गया था। इसके अलावा बहादुरपुर और खीरी वीरान ये देश के पहले आदर्श खेल ग्राम बने हैं। इन्हें फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट्स विलेज का दर्जा प्राप्त हुआ है जो आदर्श खेल ग्राम योजना के अंतर्गत आता है। आदर्श खेल ग्राम योजना ये है ताकि आप खेल के प्रति जो साक्षरता है वो बढ़ाई जा सके। हम सभी पढ़ने में तो बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, पढ़ते लिखते तो हम बहुत है, लेकिन अगर हम खेल की साक्षरता की बात की जाए तो हमें कई सारे ऐसे गेम होंगे जिनके नियम हमें पता नहीं होते। तो ऐसे में खेलों को, गांवों को खेल के क्लस्टर के रूप में विकसित करने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश का बहादुरपुर और खीरी वीरान जो है ये इंडिया का पहला फर्स्ट मॉडल स्पोर्ट्स विलेज बने हैं। पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल यानी कि पशुओं के लिए पहला युद्ध संग्रहालय। पशुओं, कई सारे पशु हैं जिन्होंने कारगिल युद्ध में काफ़ी ज़्यादा रोल निभाए थे। कई युद्धों में पशुओं का जो रोल रहा है, चाहे वो घोड़े हों चाहे वो आपके डॉग हो, तो इनका काफ़ी ज़्यादा रोल रहा है। इनको भी, इनकी मेमोरियल, इनको संग्रह रखने के लिए, इनकी यादों को सहेजने के लिए पहला वॉर मेमोरियल फॉर एनिमल जो है वो आपका मेरठ में बनाया जा रहा है, यूपी मेरठ में। यूपीएसआरटीसी यानी उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम ने एक दामिनी नाम की हेल्पलाइन लॉन्च की थी और इसका जो उद्देश्य था वो महिलाओं के सुरक्षित सफर से जुड़ा हुआ था और इसके लिए उन्होंने एक यूनिक नंबर जारी किया था 81142 एंड 5 times 7 यानी कि 8114277777। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है जिसमें 5 लाख रुपए तक का बीमा कवर दिया जाएगा यदि किसी किसान की मृत्यु हो जाती है या फिर अगर वो 60% से अधिक हैंडीकैप हो जाता है, दिव्यांग हो जाता है, तो उसे 2 लाख रुपए तक की ये आपकी योजना जो है पैसे देगी। 2 लाख रुपए तक उनको प्रदान किए जाएंगे। इसके बाद नीति आयोग का एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग यानी कि शीर्ष आकांक्षी जिलों की सूची में इस बार यूपी का चंदौली जो है वो टॉप पर आया है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका बालनगीर, ये उड़ीसा का डिस्ट्रिक्ट है जो इस आकांक्षी जिलों की सूची में आया है। अभी हमने 11वां डिफेंस एक्सपो देखा आपके लखनऊ में और इसकी जो थीम रही थी, ये 5 फरवरी से 9 फरवरी के दौरान वहां पे आयोजित किया गया। तो इसकी जो थीम रही थी वो थी इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, यानी कि भारत एक उभरता हुआ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब है। इंद्रधनुष पांचवा इंद्रधनुष जो 5 है ये 2020 इंडिया यूके के बीच में एक द्विपक्षीय वायुसेना एक्सरसाइज है जिसको अभी हाल ही में हिंडन एयरबेस पे इसको गठित किया गया था। हिंडन एयरबेस पे इसको आयोजित किया गया था। तो इंद्रधनुष 5 2020 जो है ये आपकी इंडिया और यूके यानी कि भारत और यूके यानी ग्रेट ब्रिटेन के बीच में ये इस तरह की एक एयर एक्सरसाइज हुई थी हिंडन एयरबेस में। हिंडन जो है ये उत्तर प्रदेश में बहने वाली एक नदी है, उसी के एयरबेस पे इसको आयोजित किया गया था। कैपिटल सिटी है लखनऊ, चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, गवर्नर आनंदीबेन पटेल, स्टेट एनिमल है स्वयं डियर यानी कि हिरन जिसे बारहसिंगा भी कह सकते हैं, और स्टेट बर्ड है सारस जिसे क्रेन कहा जाता है, स्टेट ट्री है अशोक और स्टेट फ्लावर यानी कि राजकीय फूल जो है वो आपका पलाश है। तो ये रही उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी जिसकी वजह से अभी ये उत्तर प्रदेश हाल फिलहाल चर्चा में रहा था। अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। केरल सरकार ने, आपको पता है केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट के अधिकार को नागरिक अधिकार बना दिया है, मतलब हर नागरिक को इंटरनेट का अधिकार है। ये केरल सरकार ने ऐसा योजना बनाई है। केरल राज्य सरकार ने केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क बिछाया है और इसे के-फोन नाम दिया है जो दिसंबर 2020 तक चालू हो जाएगा। परियोजना का उद्देश्य राज्य में गरीबों को मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान करना है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कंसोर्टियम यानी कि संघ की कंपनियों से प्रमुखों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। के-फोन प्रोजेक्ट की जो अनुमानित लागत है वो लगभग 1500 करोड़ रुपए है। केरल पहला ऐसा राज्य है जिसने इंटरनेट को नागरिक का मौलिक अधिकार घोषित किया है। देश भर के किसी अन्य राज्य ने इस तरह की योजना को लागू नहीं किया है। इस कंसोर्टियम में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BEL और रेलटेल सहित सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां और SRIT और LS केबल जैसी निजी कंपनियां भी इसमें शामिल हैं। तो केरल
सरकार देने वाली है अपने सभी नागरिकों को मुफ्त में इंटरनेट, और इसके लिए वो एक ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछा रहे हैं। ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का नाम उन्होंने रखा है के फोन। 1500 करोड़ रुपए की लागत का ये रहेगा। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो हैं आपके आरिफ मोहम्मद, और एनटीसीए यानी कि आपके नागरिक संशोधन विधेयक के खिलाफ पहला बिल लाने वाला जो राज्य है वो केरल है। इसके अलावा ब्रेक द चेन अभियान जो कोरोना के दौरान शुरू की गई वो भी आपके केरल में ही शुरू की गई थी। आप स्कूल हेल्थ इंडेक्स देख लीजिए, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स देख लीजिए, हेल्थ इंडेक्स, स्कूल एजुकेशन इंडेक्स, इन सभी में केरल जो है वो टॉप पर रहने वाला है। इसके अलावा अगली जानकारी की तरफ चलते हैं। अगली जानकारी है FSSAI मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने अरुण सिंघल जी को, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं वो अरुण सिंघल जी हैं, को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति करने की मंजूरी दी है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये पोस्ट खाली रही होगी। इससे पहले GSG अयंगर जी यहां पर काम कर रहे थे एज ए CEO, ये उन्हीं का स्थान लेने वाले हैं अरुण सिंघल। अरुण सिंघल कहां जाने वाले हैं? FSSAI, जैसे भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण कहा जाता है, ये खाद्य नियामक है। यानी कि अगर आपको लगता है कि कोई दुकानदार जो है वो आपको खराब खाना दे रहा है तो आप उसके लिए यहाँ पर शिकायत कर सकते हो। FSSAI भारत में खाद्य नियामक है जो खाद्य उद्योग के लिए मानक निर्धारित करने और खाद्य पदार्थों के विनिर्माण, भंडारण, वितरण, बिक्री और आयात को विनियमित करता है और एक शीर्ष निकाय है। FSSAI ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। वर्तमान समय में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है वो आपका डॉक्टर हर्षवर्धन जी के पास है, जिनको अभी हाल ही में WHO का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का डायरेक्टर बनाया गया है। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के डायरेक्टर का उन्हें प्रेसिडेंट का पद दिया गया है। अध्यक्ष जो होंगे वो अब आपके डॉक्टर हर्षवर्धन रहेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अलावा एक और मंत्रालय होता है MHRD, जिसे आपका मानव संसाधन विकास मंत्रालय बोलते हैं। वो वर्तमान समय में रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास है। कंफ्यूजन रहता है, मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो मैं अपना कंफ्यूजन बार बार इसको रिपीट करके दूर कर लेता हूँ कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय आपका हर्षवर्धन जी के पास है, जबकि मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपके किसके पास है? आपके रमेश पोखरियाल निशंक जी के पास है। फिर जब फसाई की बात कर लेते हैं तो जो फसाई है ये है आपका फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो स्थापना था वो अगस्त 2011 में अंबुमणि रामदास के प्रयासों से किया गया था। वर्तमान समय में रीटा टेउचिया, शायद ना दिख रहा हो इसलिए मैं लिख देता हूँ, रीटा टेउचिया वर्तमान समय में इसकी अध्यक्ष हैं यानी प्रेसिडेंट हैं, जबकि GSG अयंगर का स्थान लेंगे अब आपके अरुण सिंघल जी। मुख्यालय जो है वो आपका नई दिल्ली में है और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और ये इंडियन रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि विनियामक निकाय है। नियम बनाएगा कि किस तरीके से चीजों को भंडारण करना है, खाने की चीजों का किस तरीके से उनकी बिक्री करनी है और किस तरीके से उनकी बिक्री नहीं करनी है। तो फिलहाल आगे चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। FSSAI के हेड बन गए हैं अरुण सिंघल, जबकि अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ने हमें बताया कि इस वर्ष जो हमारी GDP रही है वो उसका जो ग्रोथ रेट रहा है वो काफ़ी कम रहा है। तो फिलहाल इस बार जो ग्रोथ रेट रहा उसमें सिर्फ और सिर्फ 4.2% की वृद्धि हुई है और ये GDP वृद्धि दर पिछले 11 वर्षों में सबसे कम बताई गई थी। 2018-19 में 6.1% थी, जबकि 2019 में हम 4.2% की दर से ही अपनी GDP को बढ़ा पाए। GDP का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक पर्टिकुलर देश के अंदर उत्पन्न सभी उत्पादन और सभी उत्पादक और जो भी आपकी सेवाएं हैं उन सभी का जो टोटल मूल्य होता है उसे उस देश की GDP कहा जाता है। और GDP के आधार पर ही किसी देश के विकास की गति को नापा जाता है, किसी देश की विकास की गति को पैमाइश किया जाता है कि हाँ वो कितने तेजी से ग्रो कर रहा है। तो हाल फिलहाल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने हमें बताया कि हमारे 4.2% की दर से 2019 में हमारे 19-20 के दौरान हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था ने वृद्धि की है। अगली जानकारी है माई लाइफ माई योगा। माई लाइफ माई योगा नाम का एक कॉन्टेस्ट है, यानी कि ये प्रतियोगिता है जो कि एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता है, जिसमें आप माई लाइफ माई योगा के बारे में लिख सकते हैं कि अगर आपने कभी भी आप जीवन में मतलब कभी भी आपने योगा किया है और उसका कुछ फर्क आपको अपने अंदर महसूस हुआ है और वो फर्क कितना अच्छे तरीके से आपके जीवन में प्रभाव डाल पाया है, ये आपको ब्लॉग के जरिए बताना है। ब्लॉग जो होता है एक वेबसाइट पे लिखा जाने वाला एक पेज होता है जिसपे कोई भी यूजर अपना आईडी बनाकर ब्लॉग लिख सकता है और लोगों को वो ब्लॉग दिखाई दे सकता है। कई सारी कंपनियां हैं जो ब्लॉग ऑफर करती हैं, उनमें से गूगल भी एक प्रमुख है। तो हाल फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है। इस प्रतियोगिता का शुभारंभ पीएम मोदी ने राष्ट्र को अपने मानसिक जो कि उनको हर महीने जो मन की बात करने आते हैं उसमें बताया था। यह प्रतियोगिता आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद का एक संयुक्त प्रयास रहेगा।
माई लाइफ माई योगा वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता व्यक्तियों के जीवन पर योग के रूपांतरकारी प्रभाव पर फोकस करेगा और जो दुनिया भर में लोगों को योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्यरत है। इसलिए यह प्रतियोगिता दुनिया भर में सभी प्रतिभागियों के लिए खुली है। प्रतिभागी विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से अपनी प्रविष्टियां दे सकेंगे। 21 जून को हर साल हमारे यहाँ वर्ल्ड योगा डे मनाया जाता है, विश्व योगा दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत भारत ने ही की है। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि हम पहली बार इतनी ऊंचाई पर योगा मनाने जा रहे हैं। लद्दाख जो है वहाँ पर डिसाइड किया गया है कि इस बार जो 21 जून को जो हम योगा मनाएंगे उसका जो सबसे मेन इवेंट होगा, जिसमें प्रधानमंत्री जी भी रहेंगे, वो आपका लद्दाख में होगा, लेह लद्दाख में। अगली जानकारी है उस पोर्टल के बारे में जिसके बारे में हम लोग बातचीत कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप ऐसा कह सकते हैं कि कंप्यूटर को खुद का बारे में खुद जानकारी होना। जैसे आपका जो फोन है, आप बहुत छोटा सा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपको उदाहरण दे रहा हूं कि आपका जो फोन है जब उसकी बैटरी डाउन होने लगती है तो वो खुद ही कहता है क्या मैं आपके पावर सेविंग मोड पे चला जाऊं, आप कहते हो यस, वो अचानक ही पावर सेविंग मोड पर चला जाता है। तो इस तरीके से खुद जो समझ विकसित होती है मशीनों के अंदर, इसे कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसके लिए मशीन लर्निंग, इसे भी एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए मशीन ये सारी चीजें सीख पाती है कि उसे कब क्या करना है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज के समय में बहुत ज़्यादा रोल निभाने वाले हैं। कहीं पर सिक्योरिटी की जरूरत हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ सकता है, कहीं पर इलाज की जरूरत हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ सकता है, कहीं पर आपको पर्टिकुलर किसी बड़े टास्क को निपटाना हो उसके लिए भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम आ सकता है, जिसमें हम मशीन की जो है बुद्धि का प्रयोग कर सकते हैं। तो हाल फिलहाल भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल, जिसे AI.gov.in कहा गया, अगर आपको याद हो तो तेलंगाना ने इस बार इस ईयर को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द ईयर घोषित किया है। बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर चल रही हैं। अब आपके दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर इतना काम क्यों कर रहे हैं। आने वाला जो समय है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आप चाहे वो युद्ध की बात करें, चाहे आप टेक्नोलॉजी की बात करें, चाहे वो मेडिसिन की बात करें, चाहे आप पढ़ाई की बात करें, आगे आने वाले समय में आपको सब कुछ जो भी सिखाएगा वो कंप्यूटर ही सिखाएगा और खुद सिखाएगा। उसमें किसी और चीज़ को कमांड वगैरह की जरूरत नहीं होगी। कंप्यूटर ने जो पहले से ही अपने अंदर लर्निंग कर रखी होगी वो सारी चीज़ें आपको बताएगा। तो ऐसे में जो सरकार या जो देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर अच्छा काम कर ले जाएंगे वो भविष्य में काफ़ी आगे नजर आने वाले हैं। इसीलिए हमारी सरकार भी चिंतित है। तो हाल फिलहाल भारत के राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल को संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय द्वारा IT उद्योग के साथ विकसित किया गया है। यह पोर्टल संयुक्त रूप से IT उद्योग से नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के साथ साथ, जिसे नेस्कॉम भी कहा जाता है, के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन द्वारा संचालित किया जाएगा। तो अभी हाल ही में इसे हमारे IT, कानून और न्याय संचार मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा इसका लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल का नाम जरूर याद रखिएगा, इंडिया आई भी बोला गया है इसे, AI.gov.in। आप इस वेबसाइट को जरूर जाके चेक करें। अगली जानकारी है ओला करने वाली है एटर्गो BV का अधिग्रहण। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने एम्स्टर्डम स्थित एटर्गो BV का अधिग्रहण कर लिया है। इस कदम से भारतीय कंपनी को वैश्विक प्रीमियम इलेक्ट्रिक दोपहिया बाजार में प्रवेश करने में मदद मिलेगी। एटर्गो BV की बात करें तो यह विश्व का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी है। तो हाल फिलहाल OEM यानी कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का जो लक्ष्य है वो 2021 तक भारत में अपना इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन पेश करना है। एटर्गो के अधिग्रहण से OEM की इंजीनियरिंग और डिजाइन क्षमताओं में बढ़ोतरी होगी। एटर्गो ने पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ऐप स्कूटर का विकास किया है, जिसमें उसे इस स्वैपेबल उच्च ऊर्जा घनत्व वाली बैटरी का इस्तेमाल होता है और 240 किलोमीटर तक की गति प्राप्त हो सकती है। तो ओला ने इलेक्ट्रिक मार्केट में प्रवेश करने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में प्रवेश करने के लिए अधिग्रहण किया एटर्गो BV का। ये एम्स्टर्डम स्थित कंपनी है, नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम। ओला की बात करें तो ओला की स्थापना 3 दिसंबर 2010 में भविष्य अग्रवाल ने की थी। ये इसके CEO भी हैं। ओला कैब्स एक भारतीय राइड शेयरिंग कंपनी है जो कई सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें पीयर टू पीयर राइड शेयरिंग, राइड सर्विस हेलिंग, टैक्सी और फूड डिलीवरी शामिल है। कंपनी बेंगलोर, कर्नाटक, भारत में स्थापित है तथा यह ANI टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित की गई थी। अक्टूबर 2019 तक ओला का मूल्य, जो ओला की वैल्यू थी, वो $10 बिलियन थी। तो हाल फिलहाल 3 दिसंबर 2010 को मुंबई में इसकी स्थापना भविष्य अग्रवाल ने की थी। भविष्य IIT के प्रोडक्ट हैं, यानी कि IIT से पास आउट है। स्वच्छ भारत, 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत के पहले चरण की स्थापना हुई थी। 2019 तक ये प्रोग्राम चला। हाल फिलहाल नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने एक केंद्रीय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय के सहयोग से स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति नामक एक फिल्म बनाई है।
इस फिल्म का प्रीमियर जो है वो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी देखा और इसे नेट जियो पर प्रसारित किया जाएगा। इस फिल्म को स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के यूट्यूब चैनल पर भी उपलब्ध कराया गया है और इसमें जो भी आपके स्वच्छता के राजदूत बने थे, यानी कि आपके स्वच्छता एम्बेसडर बने थे, जिन्हें स्वच्छता एम्बेसडर कहा जाता है, एम्बेसडर ऑफ क्लीनिनेस भी कहा जाता है, जैसे सचिन तेंदुलकर बने थे आपके स्वच्छता के एम्बेसडर, तो उन सभी ने किस तरीके से इस योजना में अपना जो भी अनुभव रहेगा वो यहाँ पर साझा करते हुए नजर आएंगे। तो अभी हाल ही में नेशनल ज्योग्राफिक ने या नेट जियो ने कौन सी फिल्म बनाई है, स्वच्छ भारत, भारत की स्वच्छता क्रांति नामक एक फिल्म जारी की है। स्वच्छ भारत अभियान, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसका जो मोटो था वो एक कदम स्वच्छता की ओर था। 2 अक्टूबर 2014 से 2019 तक इसका पहला चरण चला, जबकि 2020 से इसका दूसरा चरण शुरू हो गया है। अगली जानकारी है, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं इनको आप जरूर पहचानते होंगे, वाजिद खान। पिछले दिनों अगर देखा जाए तो पिछले महीने से इस महीने के बीच में 3 मशहूर बॉलीवुड हस्तियों का निधन हुआ, जिनमें से इरफान खान, ऋषि कपूर, फिर उसके बाद ये वाजिद खान। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार वाजिद खान का 1 जून 2020 को निधन हो गया। वो मात्र 42 साल के थे। उन्हें लंबे समय से किडनी की समस्या थी। साजिद और वाजिद की जोड़ी फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी मशहूर थी। किडनी के लॉन्च के दौरान उनका टेस्ट किया गया तो उनके रिपोर्ट में कोरोना पॉजिटिव आया था। वह 1 हफ्ते से कोरोना पॉजिटिव थे। साजिद वाजिद ने सबसे पहले सलमान खान की फिल्म प्यार किया तो डरना क्या के लिए संगीत दिया था और IPL के 4थे सीजन के लिए दोनों ने थीम सॉन्ग धूम 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 धड़ाका कंपोज किया था, जिसे वाजिद खान ने ही आवाज दी थी। तो हाल फिलहाल इनकी मृत्यु हो गई है। अब बारी है हमारे न्यूज फटाफट की और ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स अभी हाल ही में 1 जून को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व भर के सभी माता पिता को सम्मानित करने के लिए हर साल 1 जून को वैश्विक स्तर पर यानी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स यानी माता पिता दिवस मनाया जाता है। ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स परिवार द्वारा बच्चों के पोषण सुरक्षा के लिए की जाने वाली निस्वार्थ प्राथमिक जिम्मेदारी को चिन्हित करता है और इस तरह यह दिन अपने बच्चों के प्रति सभी माता पिता की निस्वार्थ सेवा की प्रतिबद्धता जो भी उनकी रहती है उसको सम्मानित करने के लिए इसको हर साल मनाया जाता है। तो 1 जून ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। अब बारी है आज के वन लाइनर की। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वह 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 4.2% की, जो कि पिछले 11 सालों के दौरान सबसे कम है। पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? वो है स्वच्छ भारत मिशन। के-फोन कौन सा राज्य लॉन्च करने वाला है? तो ये ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क है, जिसे केरल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क कहा जाएगा। तो ये केरला सरकार लॉन्च करने वाली है। फोर्ब्स के विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की वर्ष 2020 की सूची में विराट कोहली कौन से स्थान पर आए हैं? 66वें स्थान पर आए हैं। पहले स्थान पर रोजर फेडरर हैं। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अभी हाल ही में किसका अधिग्रहण किया है? एटेरगो बीवी। और कौन से राज्य सरकार द्वारा 800 किलोमीटर की लंबी सड़कों का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करेगी? तो वो है यूपी। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है? तो वह है अरुण सिंघल। किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा शीर्षक से एक वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है? वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारत का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जिसे AI.gov.in कहा जाता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो रविशंकर प्रसाद द्वारा। और प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर माता पिता दिवस कब मनाते हैं? ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, तो ये आपको मनाते हैं 1 जून को। बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार वाजिद खान जी का भी हाल ही में निधन हो गया है। अब बारी है आज के हमारे क्विज की। के-फोन को कौन सा राज्य लॉन्च करने वाला है? केरला। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार वर्ष 2019-20 में भारत के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई है? तो 4.2%, जो पिछली बार की तुलना में बहुत कम है। पिछली बार 6.1 थी। पेयजल मंत्रालय के सहयोग से नेशनल ज्योग्राफिक चैनल ने किस सरकारी योजना के बारे में एक फिल्म जारी की है? तो वो है स्वच्छ भारत मिशन। 2 अक्टूबर 2014 को इसकी शुरुआत हुई थी। फोर्ब्स के विश्व के सर्वाधिक कमाई करने वाले 100 खिलाड़ियों की वर्ष 2020 की सूची में विराट कोहली को कौन सा स्थान मिला है? 66वें स्थान पर आए हैं और ये एकमात्र क्रिकेटर है, भारतीय क्रिकेटर है जो इसमें शामिल है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी ने अभी हाल ही में किसका अधिग्रहण किया है? तो उन्होंने एटेरगो बीवी का अधिग्रहण किया है ताकि वो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में अपना पैर जमा सके। कौन से राज्य सरकार 800 किलोमीटर लंबी सड़क का विकास हर्बल यानी जड़ी बूटी वाली सड़कों के रूप में करने वाले हैं? तो वह है उत्तर प्रदेश। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने किसको भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है? तो वो है अरुण सिंघल। किसके द्वारा माई लाइफ माई योगा के नाम शीर्षक वीडियो से ब्लॉगिंग प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो वो है आपके नरेंद्र मोदी। बात का राष्ट्रीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल जिसे AI.gov.in कहा जाता है किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये रविशंकर प्रसाद जी द्वारा लॉन्च किया गया है। प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर माता पिता दिवस कब मनाया जाता है? तो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट जो है ये हर साल 1 जून को मनाया जाता है।
बॉलीवुड के मशहूर संगीतकार जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, उनका नाम है वाजिद खान। साजिद वाजिद की जोड़ी जो है वो टूट गई है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और उम्मीद करते हैं कि करंट अफेयर्स आपको पसंद आए होंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।